अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन की तैयारियों में मुस्लिम लीग नवाज़ जितनी अहमियत सियासी जोड़ तोड़ को दे रही है, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत अपने सियासी मंशूर में 18वीं तरमीम में तरमीम करने को दी जा रही है। MQM के इत्तेहाद को जिस नुक्ते पर मनाया गया है, उसमें भी 18वीं तरमीम का एक बड़ा जिक्र है, उसकी यकीन दहानियाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईन पाकिस्तान की 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर दो बातें समझने वाली हैं। एक तो तनाज़ 18वीं तरमीम है और दूसरी बात यह है कि आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो आइंदा सेटअप में किसी जमात के लिए लेना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। नाजरीन, अप्रैल 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आइन में 18वीं तरमीम लाई गई, जिसे खासी मकबूलियत हासिल हुई। जाहिर है 2/3 अक्सरियत तो किसी पार्टी के पास नहीं थी, तो उस वक्त मरकज़ की दो बड़ी पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की बका सूबाई खुद मुख्तारी में थी, जबकि मुस्लिम लीग नून ने तीसरी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना था। आईन जिसकी इजाज़त नहीं देता था, लिहाजा उन्हें अपना फ़ायदा देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम की बात को मानना पड़ा। ये वही आइनी तरमीम है जिसमें सदर के पार्लियामेंट तोड़ने के इख्तियारात को पार्लियामेंट के हवाले किया गया था। ये वही आइनी तरमीम है जिसमें 2 बार से ज़ायद वज़ीर आज़म बनने की जो शिक थी उसको डाला गया। ये वही आइनी तरमीम है जिसमें शुमाली सरहदी सूबे को KPK का नाम दिया गया। ये वही आइनी तरमीम है जिसमें वफाक ने तालीम, सेहत, ज़राअत, एक्साइज और लोकल गवर्नमेंट जैसे महकमों को सूबों के हवाले किया। ये वही आइनी तरमीम है जिसमें पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद करने की जनरल ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम और जनरल मुशर्रफ की 70वीं तरमीम के तहत होने वाली आइनी जो तब्दीलियाँ थीं उनको भी ख़त्म किया गया। अब मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM, जिनका 18वीं तरमीम को बदलने का इरादा है, उनका मानना है कि तरमीम के मुताबिक मुल्की आमदन का लगभग जो 58% हिस्सा है ये विफाक सूबों को दे देता है। बाकी कर्ज़ों की किस्त देने, दिफा और तरक्याती मंसूबों के लिए नाकाफ़ी है, जबकि सूबों से फ़ंड्स को बल्दियाती हुकूमतों तक यकीनी बनाना चाहते हैं। इसी वजह से वो 18वीं तरमीम में तब्दीली करना चाहते हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि नामुकम्मल है, हम इसे मुकम्मल करेंगे। क्या कहा एहसन इकबाल साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने, इस हवाले से ज़रा देखिए। 18वीं तरमीम अधूरी है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। 18वीं तरमीम का मकसद इक़्तिदार को मरकज से डिवॉल्व करके अवाम तक ले जाना था। PMLN वाज़े तौर पे ये ऐलान करती है कि 18वीं तरमीम जो है उसमें जो कुछ डिवॉल्व हो गया है उसे फर्दर सूबों से जिला की सतह पर और अवामी सतह पे, लोकल बॉडीज की सतह पे डिवॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो रोल बैक करने वाली या जिस तरह का खौफ पीपल्स पार्टी पैदा करके वो इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं। अब बज़ाहिर तो 18वीं तरमीम में तरमीम अगर बल्दियाती हुकूमतों को तरक्याती मंसूबों के लिए ताकतवर बनाना है तो ये एक जायज़ एजेंडा मालूम होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का एतराज़ है कि इससे छोटे सूबों की हक तलफी होगी और ख़ुद मुख्तारी भी मुतासिर होगी, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो दीवार बनकर खड़े होंगे। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि आइनी तरमीम और कानूनी तरमीम ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि कानूनी तरमीम के लिए तो हुकूमत सादा अक्सरियत से काम चला सकती है, लेकिन आइनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है। तो क्या 18वीं तरमीम को तब्दील करने की जो हामी जमातें हैं, नून लीग है, MQM है और बलूचिस्तान से बाप पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बग़ैर क्या ये 2/3 अक्सरियत लेने जा रहे हैं, मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चंद रोज़ पहले जरदारी साहब की जो अपनी सियासी कैलकुलेशन है वो ये बता चुके हैं कि कोई भी जमात सादा अक्सरियत यानी 172 सीटें लेने की पोजीशन में नहीं है। तो फिर आइनी तरमीम तो दूर, कानूनी तरमीम में पीपल्स पार्टी को फिर डर कैसा है? जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को किस चीज़ का खौफ है? क्या वो इलेक्शन के लिए सिर्फ एक स्लोगन बनाना चाहते हैं, इसीलिए खौफ बना रहे हैं इस चीज़ को? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, नून लीग समझती है कि क्या ज़रूरत है आप लोगों को इतना खौफ में रहने की? 18वीं तरमीम में अगर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि सूबों को जो इख्तियारात दिए थे, जो वसाइल हैं, वो ये चाहते हैं कि वो नीचे बल्दियाती इदारों तक भी पहुँचे, जो वसाइल हैं नीचे तक भी पहुँचे। इस चीज़ को लेकर वो तब्दीली करना चाहते हैं। आप लोगों को डर कैसा, खौफ कैसा? क्या आप सिर्फ इलेक्शन के लिए स्लोगन बनाना चाह रहे हैं?
हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। पहले तो PMLN को ये फैसला करना चाहिए कि उनको किसने इख्तियार दिया है कि तमाम छोटे सूबों की तरफ से वो नुमाइंदा बने और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाए। पहले तो वो अपने ही पार्टी के छोटे सूबों से मुताल्लिक जो उनकी क़यादत है उनसे तो उनकी राय ले कि क्या वो 18वीं तरमीम में मजीद किसी किस्म के कोई तरमीम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये वहाँ पर लाहौर में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के और ये हक अपने पास रख के और राय देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये एक ज़बरदस्त आईनी तरमीम है, इसके ऊपर सारे सूबे मुत्तफिक हो चुके हैं। इसमें बगावत से मुताल्लिक जो खदशात थे वो सब के सब रफा हो गए हैं और पूरा मुल्क एक ग्रिड पे आ चुका है और मुल्की इस्तेहकाम की तरफ तमाम पार्टीज अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस आईनी तरमीम को टच करना एक तबाही की तरफ जाने की। लेकिन जनरल साहब, अगर वो उनका इरादा ये है, एजेंडा ये है कि सूबों से इख्तियार बल्दियाती नुमाइंदों को भी जाने चाहिए। जब भी बल्दियाती हुकूमतें आती हैं, MQM ये माजी में शिकवा करती रही है कि उनके तो हाथ बंधे हुए हैं, उनका मेयर ज़रूर है लेकिन उनके पास तो वसाइल नहीं है। जो हुकूमत बैठी होती है सिंध में वो नून पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते थे कि वो उनको तो पैसे नहीं देते हैं। तो बेसिक एजेंडा इनका ये है, मकसद ये है कि सूबे जो हैं शेयर बल्दियाती नुमाइंदों तक भी दें, बल्दियाती हुकूमतों को भी दें ताकि वो अपने मामलात चला सकें। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है? गलत और सही बात की बात नहीं है। बात यह है कि कोई इस किस्म का कि अगर कोई डिमांड है वो इस डिमांड को सूबों की तरफ से आना चाहिए और छोटे सूबे जिनको प्रोटेक्शन दी गई है बुनियादी तौर पर इस आईनी तरमीम की वजह से, उनकी तरफ से ये डिमांड अगर है और वो ये समझते हैं कि इस किस्म के इख्तियारात फर्दर शिफ्ट करना है या उसको एक रीलुक करना है, नए सिरे से उसको देखना है, फिर तो बात बनती है। लेकिन एक छोटी पार्टी है, एक शहर से वो मुताल्लिक है और वो अपना व्यू पॉइंट लेके और अपने इत्तेहाद की वजह से एक बड़े पार्टी को कन्विंस कर लेते हैं। मैंने तो सिंपल सी बात की है और सिंपल बात मेरी ये है, MQM भी ये कहती है कि उनकी नुमाइंदगी हर सूबे में है, PMLN की तो है ही हर सूबे में नुमाइंदगी। गो के इस वक्त इलेक्टेड लोग नहीं है लेकिन उनकी पार्टी की आदत है, उनकी तरफ से तो पहले ये डिमांड ले, ये डिमांड उनकी तरफ भेजे, वहां से रेजोल्यूशन पास करवाएं और फिर जब इनके पास ये आ जाती है फिर इनको इस अमेंडमेंट को अपने मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए और मंशूर में जब इलेक्शन हो जाएंगे और उनके पास वो मेजॉरिटी आ जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, उनको फुली लिबर्टी है कि वो इस किस्म के आईनी तरमीम कर ले। लेकिन अपनी मर्जी से जबरदस्ती ये थोप नहीं सकते हैं। इसमें मुल्क की बका इस आईनी तरमीम से मुतालिक है और इसके साथ खेलना जो ना ये बड़ा खतरनाक गेम होगा, ये मैं समझता हूँ। आप छोटे सूबों की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून में जो बाप से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से जो लोग मुस्लिम लीग नून में रिसेंटली चंद हफ्ते पहले शामिल हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग नहीं मानेंगे? इनकी रजा बीच में नहीं होगी? अगर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं तो हर मुस्लिम लीग नून के एक्ट में ये शामिल होंगे? ये मैं बता दूं कि इस किस्म के खतरनाक खेल में अगर कोई भी शामिल होगा किसी छोटे सूबे से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस सूबे में फिर वो रह नहीं सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है और ये एक ऐसी चीज है जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल है सबके। मैं वहां पर कौमी असेंबली का मेंबर था जब ये अमेंडमेंट आई थी, एक आदमी ने भी इससे इख्तिलाफ नहीं किया। 100% लोगों ने इसके हक में वोट दे दिए और 2/3 मेजॉरिटी वाली बात ही नहीं थी बल्कि 100% यूनानिमस पूरे का पूरा कौमी असेंबली और सेनेट ने इसको पास कर दिया। इसके साथ अभी आके खेलना जो ना ये गलत बात है और मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी छोटे सूबों से मुतालिक किसी पार्टी से मुतालिक हो, वो इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा कि इस आईनी तरमीम के साथ खिलवाड़ की जाए। जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तब मुस्लिम लीग नून ने इस बारे में बात क्यों नहीं करी? मैं वही बात कहता हूँ, मैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून में था और ये मामला वहां पर कुछ लोग हसन इकबाल जैसे लोग या दूसरे तीसरे इसके बारे में सोच उनकी थी लेकिन वो सामने इसको लाने की जरूरत नहीं कर सके और वो नहीं लाया उन्होंने। और अब ये अपना एक प्रोबेबली ये जो 58% की आपने बात की वो चीज है जो लोगों को तकलीफ दे रही है, इसको आगे पीछे करने के लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इतना कहूंगा
कि जो डिविजिबल पूल से जिस तरीके से रिसोर्सेज तकसीम हुए 2010 से ये आईनी तरमीम जो है इस लागू है, और आज तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में या मुल्की मैशत में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा क्राइसिस के तौर पर उसको टर्म किया जाए। लेकिन कायरा साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, यही सवाल मैंने कायरा साहब से किया कि वो तो इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को निचली सतह पर मुंतकिल करने की बात करें, इसलिए आईनी तरमीम की बात करें। तो कायरा साहब ने इस बात से इत्तफाक किया था कि अगर तो ये बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम भी चाहते हैं कि सूबों से जो इख्तियारात है वो निचले नुमाइंदों तक बल्दियाती हुकूमतों को मजबूत किया जाए। वो अग्री कर रहे थे इस बात से। देखिए जी, उन्होंने जो कहा उनकी राय है, इसी तरह से मैं जो कुछ कह रहा हूँ मेरी राय है, लेकिन ये बातें जिस वक्त हम राय हमारी उस वक्त पक्की हो सकती है, पार्टी का व्यू पॉइंट हो सकता है जब इस मामले को वहां पर डिस्कस किया जाए, वहां से अप्रूव हो, और फिर वो व्यू पॉइंट अगर आपके पास हम एक्सप्रेस कर ले तो फिर तो उसकी हैसियत बच जाती है। अदरवाइज इस किस्म के टॉक शोज में जबकि हमें आप सरप्राइजिंग तौर पे सरप्राइजली आप हमें पकड़ लेते और हमारी राय पूछते हो, तो फिर हम अपनी राय दे देते हैं। हमारी पार्टी की व्यू पॉइंट अब तक तो ये है कि इसको टच करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी किस्म का इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सही। जनरल साहब, रिसेंटली जो अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के साथ जो लोग शामिल हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी से, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से जो लोग शामिल हुए, उमूमी राय ये है कि यहाँ से पार्टियाँ अगर इलेक्शन से पहले किसी एक मखसूस पार्टी के साथ मिल जाते हैं, ग्रुप्स मिल जाते हैं, तो ये समझा जाता है कि हवाओं का रुख भी उस पार्टी की तरफ ही है। तो क्या ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में मजबूत होने जा रही है, इसलिए शायद माजी की जो तलखियां थीं अपने लोगों के साथ, जिन लोगों ने बलूचिस्तान में नून लीग के साथ अपने बगावत की, उन लोगों को दोबारा से एक्सेप्ट शायद इसीलिए किया है क्योंकि हवाओं का रुख उनकी तरफ है, इसलिए वो गलतियां भुलाने के लिए तैयार है। देखिए, ये मुस्लिम लीग नून में जितने लोग गए हैं इनसे 3 गुनी तादाद जो है ना पीपल्स पार्टी के पास ऑलरेडी इनइलेक्टेबल्स किया है, जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से था, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से रहा है, और उनके पास सीटें रही हैं और सीटें वो होल्ड कर रहे थे इवन लास्ट इलेक्शन के नतीजे के तौर पे। ये जो एक मीडिया का एक स्पेशल किस्म का एक प्रोग्राम चलाने की कोशिश की गई जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई जिस तरह से कि बलूचिस्तान में तमाम के तमाम लोग जो है ना PMLN में शामिल हो गए, ये गलत बात है। आप किसी वक्त प्रोग्राम करें, किसी PMLN वाले को बुलाएं, मुझे बुलाएं आमने सामने, मैं आप वहां पर साबित कर दूंगा, उनके सामने आपके सामने साबित कर दूंगा। ये इलेक्टेबल जिनकी बात की जा रही है, हमारी 65 मेंबर्स की असेंबली है, इनकी तादाद किसी सूरत में जैसे भी हो जाए 7-8 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। हम तो 4 करते हैं, मैं 2-3 और भी इनको दे देता हूँ, और 7-8 मेंबर से जो ना वहां पर गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। ये खुशख्याली है, इस खुशख्याली से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और ये पार्टी मुस्लिम लीग नून, इससे मैं मुताल्लिक था, 3 साल पहले हमने इसको छोड़ा, 3 साल में इनको एक आदमी भी नहीं मिला शामिल होने के लिए। फिर मियाँ साहब आते हैं लंदन से और लाहौर में जलसा करते हैं, और वहां से फिर जाते हैं क्वेटा में, फैमिली अपना लेके एक दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, और सडनली लोग जो है ना मुख्तलिफ पार्टियों से, सरप्राइजिंग बात यह है कि BAP जो पार्टी है वहां से लोग चले भी जाते हैं, वहां से लोग और बाकी जो रह जाते हैं वो कहते हैं हम इनसे ताउन करेंगे। जनरली होता ये किसी पार्टी के लोग जब बागी होके किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनको कंडम किया जाता है, उनको पार्टी से निकाला जाता है, और उनके लिए कोई सॉफ्ट कार्य नहीं होता है। ये बलूचिस्तान में अजीब सी तब्दीली आई है कि कुछ लोग इसी पार्टी के चले गए PMLN में, बाकी जो रह गए वो PMLN कहती है कि जी हम अगले इलेक्शन में इनसे मिलके इंतखाबात करेंगे। जब इनसे मिलके इंतखाबात करने वाली बात है, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है, तो ये पार्टी छोड़ा क्यों? जब बाप पार्टी बनी थी तो पूरी बाप पार्टी पूरी की पूरी चली जाए। जब बाप पार्टी बनी थी तो जनरल साहब जवाब ये पेश किया गया था कि कौमी धारे की जो जमातें हैं वो बलूचिस्तान को अहमियत नहीं देती है, यहाँ के जो मसाइल हैं उनको अहमियत नहीं देती हैं, तो लिहाजा इस सारे फैसले इस्लामाबाद में होते हैं, लिहाजा यहाँ के लोगों पर मुश्तमिल एक पार्टी बनाकर ये मैसेज दिया जा रहा है या देने की कोशिश की गई है कि बलूचिस्तान के जो फैसले हैं वो बलूचिस्तान में ही हों, इसीलिए बाप पार्टी का जो क़याम था वो वजूद में आया।
तो क्या अब ये समझा चलो, जाए कि वो वो जैसे भी तजुर्बा हो। नाकाम रहा? मैं आपके सामने है, मैं बता रहा हूँ ना, एक ऐसी पार्टी बनाई गई जिनकी ह्यूज अक्सरियत हुई बलोचिस्तान असेंबली में, और वो हुकूमत मुकम्मल तौर पर बगैर किसी की हिमायत के वो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को मिलाया, दूसरी बात थी। हाँ। और अभी क्या जरूरत पड़ गई अचानक उसको खत्म करने का? हाँ। कुछ लोग तो पीपल्स पार्टी में चले गए, हमारी जी। पार्टी में, और बाकी एक आध जो रह गया था उनको PMLN में भेजा गया, और 2-3 को रखा गया कि तुम लोग वहीं पर खड़े रहो। अब ये पता नहीं है कि इलेक्शन तक ये 3 आदमी जो बाप पार्टी में रह गए बाकी रहेंगे, या ये भी मुस्लिम लीग नून में या पीपल्स पार्टी में आएंगे। बाय द वे, एक आध हमारे पास आ चुके हैं ऑलरेडी, इनमें से जो कि रह गए थे, इनमें से कोई 2-1 आदमी हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं आपको अच्छा। बता रहा हूँ। और मजीद कब आएंगे क्या होगा वक्त बता देगा, इसको थोड़ी देर सब्र करने की जरूरत है। ये इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए जाते हैं, किसने किया, क्यों हुआ, छोड़ दें इन बातों को। बात यह है कि मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आके अपना मशहूर पेश करना चाहिए, अवाम को अपने साथ मिलाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने एक हिस्टोरिक यहाँ पर एक जलसा किया दो दिन पहले, और बलूचिस्तान के अवाम ने साबित किया कि हम मेन स्ट्रीम पार्टियों के लिए रिस्पांस करने को तैयार हैं। वो आए हमारे सामने अपना मंशूर ले आए, और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह उनकी जो है ना राय देगी और अपने मंशूर की तरफ। बहुत शुक्रिया। बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन की आमद है, लेकिन सियासी मंजरनामा अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, कौन अपोजिशन में होगा। ये भी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगता यूँ है कि मुस्लिम लीग नून बाकायदा हुक्मरान पार्टी होने का तासुर दे रही है। उनका बाकायदा बयानिया भी तय हुआ है या हतमी मंशूर लिखा गया है, लेकिन 18वीं तरमीम को मुकम्मल करने के नाम पर और एक और तरमीम का इरादा ज़रूर बार बार सामने ला रही है मुस्लिम लीग नून। इसमें कौन कौन सी शिक को छेड़ा जाएगा या कोई नई शिकें बीच में डाली जाएंगी, इससे पहले कि ये तफसीलात सामने आती, दावे और मुखालिफत सामने आ गई है। यानी मुस्लिम लीग नून MQM के साथ मिलकर 18वीं तरमीम में तब्दीली करना चाहती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जो है वो इसकी मुखालिफत पर उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और ANP के एमल वली खान 18वीं तरमीम में किसी भी छेड़छाड़ के हक में नहीं है। क्या कहा बिलावल भुट्टो साहब ने, जरा देखिए। ये जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो आज से दावे कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को हम खत्म करेंगे, NFC को कम करेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके हक पे डाका मारना। मैं इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाऊंगा, 18वीं तरमीम पे अमल दरामद करूंगा। वो तमाम वजारतें जो आज इस्लामाबाद में है, मैं इस्लामाबाद में वो वजारतें बंद करूंगा, और वफाक में जो ब्यूरोक्रेसी है वो 18वीं तरमीम की मुखालफत करते हुए ना खुद कुछ काम करते हैं, ना किसी और को कोई काम करने देते हैं। नाज़रीन, चंद रोज पहले मेरे ही प्रोग्राम में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा था कि एक सियासी जमात हुक्मरान जमात बनकर घूम रही है। कुछ ऐसा ही बयान बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दिया है कि कुछ लोगों को ये गलत फहमी लाक हो चुकी है कि हवाओं का रुख उनकी तरफ है। सवाल यह है कि एक तरफ हवाओं का रुख और दूसरी तरफ तरमीम का खदशा। क्या पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को ये बिल्कुल यकीन हो चला है कि आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज ही बनाने जा रही है, और वो भी 2/3 अक्सरियत के साथ? ऐसा क्यों है कि मुस्लिम लीग के खैर खा शाहिद खान अब्बासी और आसिफ अली जरदारी जैसे सीनियर सियासतदान ये समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में कोई जमात भी सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकती, तो फिर मुस्लिम लीग नून आइन में तरमीम कैसे कर पाएगी? क्या मुस्लिम लीग नवाज बाकी सियासी पार्टियों को भी इस एजेंडे पर एतमाद में लेगी, या फिर सबकी मुखालफत मोल लेकर पहले हुकूमत में आएगी और फिर ये जो अहम तरमीम का इशू है इसको भी मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएगी? मैं बात करूँगी, मुझे राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, ये क्या बहस आप लोगों ने एक बार फिर से छेड़ दी है
18वीं तरमीम की 2013 में जब आप लोगों की हुकूमत आई थी, उस वक्त आप लोगों ने इस पर बात नहीं की थी 18वीं तरमीम में, बल्कि आप लोगों ने अप्रैल 2010 में जब इसका साथ दिया था। लेकिन अगर कोई मसला था आप 2010 में भी बात कर सकते थे, फिर जब आप लोगों की हुकूमत आई उस वक्त भी आप इन इख्तियारात की बात कर सकते थे कि सूबों से हमें इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों को देने हैं। ये एकदम अब 10 साल के बाद दोबारा अगर आप लोगों की हुकूमत आती है, अभी ख्याल क्यों आ रहा है 18वीं तरमीम को छेड़ने का? राना साहब। शाजिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं कि ये जो बात आ रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से या कुछ और जमातों की तरफ से, मैं समझता हूँ ये भी एक पॉलिटिकल उनका स्टंट है कि वो सिंध से या दूसरे सूबों से जो 18वीं तरमीम के नाम पे उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और वोट लेना चाहते हैं। हालांकि ना हमारे मंशूर में है कि 18वीं तरमीम को हम कुछ ख़त्म करेंगे या कोई ऐसा कभी हमने उस लेवल पे बात की है या डिस्कस हुआ है पार्टी में या कोई फैसला हुआ है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 18वीं तरमीम में कुछ ज़रूरी नहीं कि वो मनोअन सारी की सारी चीज़ें ठीक है। एक आई चीज़ 18वीं तरमीम अच्छी तरमीम थी, लेकिन जब उस पर अमल करने की बात हुई तो उसमें बहुत सारी वीकनेसेस सामने आई। और ये मेरा अपना ज़ाती असेसमेंट, और उस वक्त भी जब ये तरमीम हो रही थी उस वक्त भी मैंने कमेटी को कहा था कि मुझे मौका मिलना चाहिए, बल्कि रज़ा रब्बानी साहब को। तो उन्होंने कहा जी आपकी उधर रिप्रेजेंटेशन है, आपके वहाँ ऑनरेबल को 3-4 मेंबर्स हैं उस कमेटी में जो 18वीं तरमीम को डील कर रही थी। तो उस वक्त भी मेरा तो ख्याल आज भी है कि ये रिविजिट ज़रूर होना चाहिए कि कहाँ। तो 2013 में जब आप लोगों की हुकूमत आई तब रिविजिट करना चाहिए था ना आप लोगों को? नहीं, आप जो मैंने पहले जवाब दिया है मेरा आपने सुना नहीं है कि ये पार्टी के लेवल पे या उस लेवल पे कोई फैसला नहीं हुआ। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ये बात नहीं करी फैसला हुआ। अगर फैसला नहीं भी हुआ तो जो राना सनाउल्लाह साहब हों, दूसरे पार्टी के लोग हों, वो क्यों फिर आकर ये बात कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो कहते हैं हम ख़त्म करने की बात नहीं करेंगे। हाँ, हम जो NFC अवार्ड है इसमें हम तब्दीली लेकर आएंगे। दूसरा जो है वो सूबों से इख्तियारात जो हैं हम जो बल्दियाती हुकूमतें हैं वहाँ तक मुंतकिल करेंगे। मतलब कि 18वीं तरमीम में तरमीम की बात हो रही है, ख़त्म करने की आप लोग बात नहीं कर रहे। नहीं, इसमें 2 इशू हैं शाजिया, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। क्लैरिटी इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें हैं जो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, एग्जीक्यूशन नहीं हुई, और उसकी वजूहात जो भी हैं कि सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है या थी नहीं या है नहीं है कि उनको एग्जीक्यूट करने में या इतना सारे मामलात को आगे चलाने में। ये पैसेज और टाइम होता है, ऐसा फेजेस में होता। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिख सकते थे 5 साल में ये होगा, 10 साल में ये होगा, ताकि सूबे अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकें। दूसरी जो बात ये वो बात हो रही है वो बड़ी ऐसी बात है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये उसमें जो प्रोविंशियल जो लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन बना हुआ है वो उस पे इन्होंने पैसे दिए नहीं नीचे सूबों ने, किसी सूबे ने भी नहीं दिए। कि एक अगर NFC के तहत सूबों को पैसे जा रहे हैं तो सूबों का ये अवलीन फर्ज था कि वहां पे वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन से बैठते और वो करते और वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है उसको वो ट्रांसफर करते पैसे। लेकिन वो किसी ने नहीं किए। ये कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आपने लोकल गवर्नमेंट को पैसे क्यों नहीं दिए, जबकि उसमें 18वीं तरमीम ये है और ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मेरा मतलब कि इसको रिविजिट होना चाहिए और सभी पार्टी को बैठ के, जो पार्लियामेंट में पार्टीज होंगी जिनकी नुमाइंदगी उनकी, उनको एक कमेटी बन जाए जिस तरह पहले बनी थी, तो उसके रिविजिट करने में कोई खुदा न खास्ता कोई उस्मानी सीफा तो नहीं है। उस पर बैठ के कंसेंसस के साथ बैठ के डिस्कस करें और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जो उसमें वीकनेसेस हैं या कैपेसिटी की बात है या कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुई, जिसमें तो फिर आप लोगों को बड़ा, आप फिर शायद अपना जो मैसेज है उसको ठीक तरह से पार्टी के जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह बात करें कि हम ये करेंगे, इसे एक इश्तियाल फैल रहा है। अमल वली खान साहब कह रहे थे कि मुल्क टूट जाएगा, तो एक बड़ा क्योस सा मच रहा है ना मुल्क में। आप लोगों को ये कहना चाहिए कि हम सब पार्टियों को मिलाएंगे, बिठाएंगे, मशवरा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है हम ये करेंगे, तो उससे ज़ाहिर इश्तियाल आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को।
बात ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि ये पॉलिटिकल इलेक्शन हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट है, जो कुछ आवाज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ सूबों से या कुछ पार्टीज की तरफ से, ताकि लोगों को ये कहा जाए कि हम उधर होंगे तो आपके जो हकूक है उसकी हिफाजत करेंगे। भाई सारे पाकिस्तान के हकूक की हिफाजत जो भी पार्टी आएगी वो करती है। अभी बलूचिस्तान की बात करें, जितना बलूचिस्तान के लिए काम किया है PMLN ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, या पिछले 16 महीने में शहबाज साहब ने जितने वहाँ दौरे किए हैं, जितना वहाँ काम किया है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, तो मेरा ख्याल है ये बात करना कि खुदा न खास्ता PMLN कोई ऐसी बात करने जा रही है, बिल्कुल नहीं। PMLN अगर करेगी तो पाकिस्तान के मुफाद में, सूबों के मुफाद में वो बात, और सभी पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिला के करेगी। सही, ठीक है। अब जरा आ जाएं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर राना साहब। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जिस तरह बाकी पार्टियां हमेशा करवाती आई हैं, आप लोग हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उसी तरीके से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करा लिए हैं तो मुस्लिम लीग नून को क्यों लग रहा है कि ये धांधली नहीं है, धांधला है? इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइएगा कि आप लोगों के इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2018 में भी हुए, 2023 इस साल जून में भी हुए, तो मुझे ये बताइएगा कि कौन नवाज शरीफ साहब के ऑपोजिट कौन सा रहनुमा था जो खड़ा हुआ ताहयात कायद नून लीग के लिए? शहबाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुंतखब होते हैं, उनके मुकाबले में कौन खड़ा हुआ? 2023 में मरियम नवाज साहिबा बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब होती हैं, कौन उनके मुकाबले में खड़ा हुआ? डार साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी ख़जाना मुंतखब होते हैं, कौन उनके मुकाबले में खड़ा हुआ? मतलब कि जो चीज़ आप लोगों की पार्टी में चल रही है वो ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही वतीरा रहा है, वही काम उसी तरीके से अगर इलेक्शंस PTI में हो गए हैं तो ये धांधली कैसे हो गई? नहीं, मैं आपको बताऊँ बहुत फ़र्क है। जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो बाकायदा उसका एक प्रोसेस होता है, उसको नोटिफाई किया जाता है और एक दिन दिए जाते हैं कि इस दिन नॉमिनेशन होंगे, इस दिन स्क्रूटनी होगी, विड्रॉल होगी, बाकायदा शेड्यूल दिया जाता है। ये नहीं होता कि एक दिन में आप बैठे और कोई नॉमिनेशन पेपर भी मांगे तो नॉमिनेशन ना दिया जाए। बाकी ये बात दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं, वो है ही PMLN, और उनके मुकाबले में जो इतने हमारे हैं लीडर, उनके मुकाबले में या कोई बाकी जो मामलात हैं, वो उस इलेक्शन में जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो जनरल काउंसिल है वो इख्तियारात देती है प्रेसिडेंट को कि बाकी जो ओहदे हैं आप नॉमिनेट कर दें। उस वक्त हमारी तो पार्टी में इस दफा 3 जो, क्या आपने कभी कोशिश की कि शहबाज शरीफ के ऑपोजिट आप खड़े हो जाएं सदारत के लिए? देखिए, जब मैं उनको डिजर्विंग समझता हूँ, वो उनका ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो मैं किस तरह खड़ा हो जाऊँ? ये आप जबरदस्ती तो कर रहे हैं कि जी आप जरूर नॉमिनेशन पेपर दें। तो तहरीक इंसाफ ने भी ये समझा ना कि वो डिजर्व करते हैं, गौहर खान डिजर्व करते हैं। वहाँ पे तो आवाजें आ रही है ना। इमरान खान अगर खड़ा होता तो समझ आती है कि उसके मुकाबले में शायद कहे कि जी नहीं वो फाउंडर हमारा मेंबर है या चेयरमैन है। लेकिन जब आवाजें आ रही हों कि आपने एक ऐसे शख्स को बना दिया जो 22 में आया है और वो पीपल्स पार्टी के साथ उसने अरसा 20 साल गुजारा है, और उसको ला के वो जो 20 साल से इसके साथ चल रहे हैं या नजरियाती हैं या उसके बड़े कमिटेड साथी हैं, उनको वो तो जेलों में जा रहे हैं, वो तो केसेस भुगत रहे हैं जो उनके दौर में उन्होंने जो भी काम किए, तो उनमें से नहीं उन्होंने एक ऐसे बंदे को पकड़ा दी जिससे उनकी पार्टी को इतराज है। पार्टी इतराज कर रही है उनके बुनियादी पार्टी को बेसिकली उस तरह पार्टी एतराज़ नहीं कर रही, वो अकबर एस बाबर साहब के एतराज़ात की बात कर रहे हैं जिनको पार्टी अपनी पार्टी का रुकन ही नहीं समझती। आप उनके एतराज़ात की बात कर रहे हैं। तो जहाँ से बात है कि वो पीपल्स पार्टी से आए हैं, तो राजा रियाज के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, जिसको अब आप लोग टिकट देने जा रहे हैं, जो पहले पीपल्स पार्टी से PTI में गए और अब आप लोगों को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है? तो ये बात कहना कि फलां पार्टी में वो इतने साल रहे, उनका इतना अर्सा उन्होंने वहाँ गुजारा, तो इसका क्या ताल्लुक है? आप भी जो मर्जी सवाल कर लें या आप भी बीच में से कोई निकाल लें चीज़ें। मुझे चाहे राजा रियाज अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसको टिकट होता है, तो ये तो एक मेरा प्रैक्टिस है कि लास्ट डे पे को आता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो टिकट देते हैं। लेकिन क्या वो PMLN के सदर बन गए? वो जुर्रत भी नहीं कर सकते, वो जुर्रत भी नहीं कर सकते। क्या वो फैसलाबाद के सदर बन गए? क्या पंजाब के सदर बन गए? क्या जनरल सेक्रेटरी बन गए? पार्टी का ओहदा मिला है?
ये कहना कि टिकट देने जा रहे हैं, टिकट इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि उसमें देखते हैं भाई कौन वोट बैंक किसका है। बहरहाल ये आप लोग माने कि जिस तरीके से इलेक्शंस होते हैं पार्टीज के अंदर, जब जमहूरियत नहीं है तो फिर मुल्क में किस जमहूरियत की जो पार्टियां हैं वो बात करती हैं, चाहे तहरीक इंसाफ हो। मैं तहरीक इंसाफ को भी कह रही हूँ, तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में भी जमहूरियत नहीं थी। जबरदस्ती बना रही है क्या? आप माने भाई, किस तरह माने? ये पार्टी है, वहाँ इलेक्शन होते हैं, वहाँ रुकनीत बंदसाजी होती है, वहाँ पे एक एक जो मेंबर है उसका हमारे पास, लेकिन घूम के जो ओहदे हैं वो शरीफ खानदान में आते हैं, घूम के ओहदे जो हैं वो जरदारी खानदान में आते हैं। मुझे बताएं कि जो जनरल सेक्रेटरी है वो, हाँ, वो एहसन इकबाल साहब, वही एक ओहदा गया ना बाहर। मेरी बात सुन लेना। मुझे मेरी इंफॉर्मेशन में जो सेक्रेटरी है वो वहां से है क्या? ये पंजाब के सदर जो राना सनाउल्लाह शरीफ फैमिली से है क्या? पंजाब के सदर जो बने हैं बशीर मेमन साहब वो पंजाब शरीफ फैमिली से है? देखे ना, पार्टी के अहम ओहदे कौन से होते हैं? सदर होता है। शाजिया, आप ना आप सेक्रेटरी जनरल का ओहदा मानती हैं? नहीं, मैं तो मान रही हूँ, मैं कौन होती हूँ ना मानने वाली जनाब। नहीं, चले अब अब्बासी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे? चले शाहिद खाकान अब्बासी की जरा बात कर ले। अच्छी बात है आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र कर लिया है। मैं उन्हीं का उसी बारे में सवाल आपसे करना चाहती थी कि क्या हो गया आपकी पार्टी के लोगों को, इतने इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो जमहूरियत की बात करता है या जो सही बात करने की कोशिश भी करता है पार्टी उससे मुंह मोड़ लेती है। आप देखें शाहिद खाकान अब्बासी के इख्तलाफात, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब के इख्तलाफात, अब जो दानियाल अजीज़ साहब जो बात कर रहे हैं कि महंगाई की ज़िम्मेदार पार्टी है, एहसन इकबाल हैं, मरियम औरंगज़ेब ने तो पार्टी की साख को इतना नुकसान पहुँचाया। अगर पार्टियों में इतनी जमहूरियत है तो शोकॉस क्यों भेजा आप लोगों ने दानियाल अजीज़ साहब को? मेरी बात सुने, इसके दो पहलू हैं। एक तो आपने कुछ लोगों का नाम लिया, उनका मसला कोई असूली नहीं है, वो तो खुद बार बार कह चुके हैं। जिस तरह मिफ्ता बड़ा अच्छा आदमी है, हमारा बड़ा दोस्त है, लेकिन उसने खुद कहा कि मुझे जो निकाला है फाइनेंस मिनिस्ट्री से उस तरीक़ेकार से मुझे इख्तलाफ है और मैं महसूस करता हूँ ये मेरे साथ ज़्यादती हुई और उस दिन से वो नाराज़ है। उसकी वजह ये, वो तो बार बार टीवी पे मीडिया पे कह चुका है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कह चुका है, बार बार इंटरव्यू दे चुका है। शायद साहब का भी मसला होगा, क्योंकि उनका क्या मसला है? मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, उनसे पूछ लें उनका क्या मसला है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जहाँ तक दानियाल साहब का तल्लुक है, अगर उनको कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई है जो कि मैं समझता हूँ गलत है, उसका नथिंग टू डू एहसन इकबाल इज नथिंग टू डू विद द महंगाई या उस कमेटी। वो तो अब अगर कोई बात करनी पार्टी के अंदर बैठ के बात हो सकती है। ये बात है जो शौकत वाली बात है, या दूसरी उस पर कह सकते हैं बंदा कि यार आप डिसिप्लिन में नहीं रह के बात कर रहे। देखिए, अगर कोई किसी को इतराज है तो मीटिंग होती है, वहां बैठ के बात हो सकती है, डायरेक्ट जाके बात हो सकती है, टेलीफोनिकली बात हो सकती है कि ये इशू है जी। जब वहां पे एहसन था, वो कहता है जी वो कोई प्राइस कमेटी थी, जिसका मुझे तो खैर नहीं पता कि कौन सी कमेटी थी जिसके वो प्राइस कंट्रोल कमेटी, पता नहीं कौन सी फेडरल गवर्नमेंट में थी जिसके थे, ये वाकई मुझे नहीं पता, मे बी के हो, लेकिन मुझे नहीं पता। ना हमने कभी मीटिंग सुनी है, ना उनकी कभी मॉनिटरिंग का पता चला है। ये 16 महीनों की हुकूमत की बात कर रहे थे वो। मैं 16 महीनों की बात कर रहा हूँ ना, उसमें दानियाल अजीज भी वही बात कर रहे थे। कभी प्राइस देखे, जितनी मीटिंग करते थे मिनिस्टर करते थे, प्लानिंग मिनिस्टर भी करता था, हमने तो आज तक ना टीवी पे ना अखबार में पढ़ा है कि भाई वहां पे कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी है नेशनल लेवल पे और वो उसको देख रही है कि प्राइसेस किधर जा रही है किधर नहीं जा रही। वो तो एक सिस्टम है। ये आप एहसन इकबाल साहब से पूछे ना कि वो इतना, इकबाल साहब तो बता रहे हैं कि मेरा कोई वास्ता नहीं है उसके साथ। वो कह रहे हैं मेरा महंगाई से वास्ता नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटी में वो थे, वो इस चीज से इनकारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरा महंगाई से कोई वास्ता नहीं है। नहीं, प्राइस कंट्रोल कमेटी में तो और भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन महंगाई के साथ उसका किस तरह वास्ता हो सकता है यार? उसने पकड़ने, मैं कहता हूँ कि जो एक तो वो प्राइसेस महंगाई बढ़ी है, जो बहुत सारे फैक्टर हैं, इंटरनेशनल फैक्टर थे, पेट्रोलियम प्राइसेस थी और बहुत सारे वार थी यूक्रेन की, या फ्लड था, या दूसरी तीसरी, या कोविड था। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो एक मैं समझता हूँ गलत किस्म की महंगाई है, वो प्रोवेंशियल सब्जेक्ट हैं। प्रोवेंशियल गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो उनकी इंतजामी जो मशीनरी है उससे जो महंगाई, आर्टिफिशियल महंगाई है, उसको वो कंट्रोल करें। उनकी प्राइस मजिस्ट्रेट है, उनकी प्राइस कमेटीज है, उनकी जिली इंतजामिया है। जो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो भी हुकूमतें थी, पीटीआई की जो भी हुकूमतें थी, वो फेल क्यों हुई बुरी तरह। मैं यकीन से मैं आगे 10 रुपए की प्राइस बढ़ती थी, जो कि जेन्युइन होती थी, तो 20 रुपया ले रहे होते थे
दूसरे जो बेचने वाली चीजें बेचने वाले लोग थे, तो उनको कोई किसी ने चेक ही नहीं किया। इतना इंतजामी बुरा हाल था इंतजामी तौर पे। जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब दे दें। पहले आखिरी सवाल पूछ रही हूँ आपसे। बिलावल भुट्टो तो एक अरसे से तनकीद कर ही रहे हैं जब से इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म हुई है PDM की, और जब वो तनकीद करते थे तो नून लीग ये बाकायदा कहती थी कि हमें कहा गया है कि आप लोगों ने बिलावल भुट्टो की किसी तनकीद का किसी क्रिटिसिज्म का आप लोगों ने जवाब नहीं देना। क्या पार्टी ने फैसला किया है कि आप नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दे दी है कि बिलावल भुट्टो की जो तनकीद है भरपूर उसका जवाब दिया जाए? ना पहले फैसला था कि उसका जवाब नहीं देना, ना फैसला के जवाब देना है। देखें, अगर एक हमें एक थोड़ा सा पॉलिटिकल वैल्यूज है कि हमने बैठ के 16 महीने गवर्नमेंट चलाई है, हमें इतनी होनी चाहिए मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी कि हम उनको अगर कोई अच्छा हुआ है या कोई ऐसा काम हुआ है जो जिसको तनकीद की जाती है उसका हम ऑन करें, उसका लें जिम्मेदारी। ये कुल कैबिनेट के अहम तरीन इनका हिस्सेदार थे, अहम तरीन पीपल्स पार्टी। अच्छा। जो बेहतरीन मिनिस्ट्री थी इनके पास थी, मुझे बताया ना, नहीं है इनके पास थी। कैबिनेट में सारे फैसले होते थे और कैबिनेट के बाहर भी इनकी लीडरशिप मिलती थी। शहबाज साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, जरदारी साहब हुए, बिलावल हुए, प्राइवेट तौर पे भी सारी डिस्कशनें होती थी, फैसले होते थे। जब वजारतें लेते थे उसमें वीटो कर देते थे कि अगर हमें ये वजारत ना मिली तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर हम लेकिन कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आप ये समझते हैं कि बिलावल की जो तनकीद है सारा मलबा हम पर डाले जा रहे हैं, इससे हमें नुकसान होगा, आवाम के सामने जाने में हमें मसला होगा, लिहाजा आप इनका भरपूर जवाब दें। क्या किसने कहा? नवाज शरीफ साहब ने ये अब समझ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो समझ रहे हैं कि सारा मलबा हम पे ही डाली जा रहे हैं। देखो, मैं उस पे आ रहा था, एक हद होती है ना कि बड़ा आपने इसका मतलब फैसला कर लिया पार्टी ने नवाज शरीफ नहीं, अगर बात करेंगे तो फिर बात दूर तक जाएगी ना, क्योंकि होता क्या रहा है और करते क्या रहे हैं। कि फिर मैं तो कहता हूँ व्हाइट पेपर शाया करें जहाँ बताएं किस किस इदारे का सरबराह इन्होंने लगाया है। अच्छा, किस किस इदारे हमारे वो किस तरह बात करते थे शहबाज साहब से कि ये काम करें, और जो उनकी मिनिस्ट्री के रिलेटेड नहीं थे इदारे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस तरह तो नहीं होता। तो जरूरत पेश आ सकती है व्हाइट पेपर शाया करने की, मजे करके और मौज में ले करके, और बाद में कहेंगे जी हम तो सिर्फ ये कहे प्राइम मिनिस्टर वन ठीक है। सही, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तरह हालिया होने वाले इंतखाबात भी मतनाज़े हो गए हैं। PTI के कारकुन हो, सियासी जमातें हों, सब सवालात उठा रहे हैं कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को धांधली कहा जाए या धांधला कहा जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कहें या सिलेक्शन का नाम दें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जमहूरियत कहें या फिर बदतरीन पार्टी आमरीत का नाम दें। सियासी मुखालिफिन के ये सवालात इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तमाम प्रोसेस को मशकूक बना रहे हैं कि ये कैसे इलेक्शंस थे जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज ही मुकम्मल नहीं था, ये कैसे इलेक्शन थे जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स छापे गए, ना ही वोटर लिस्टें शाया हुई, ये कैसे इलेक्शन थे जिनमें इलेक्शन प्रोसेस 15 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल हो गया, ये कैसे इलेक्शन थे जिसमें उम्मीदवारों को लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया बल्कि पहले से तयशुदा नामों को ही बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। नए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान को उस्मान बुज़दार प्लस कहा जा रहा है। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबरा परवेज़ खट्टक को तो यहाँ तक लगता है कि बैरिस्टर गौहर के पास पार्टी कार्ड ही नहीं है, यानी उनकी रुकनीत पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया। क्या कहा परवेज़ खट्टक साहब ने, ज़रा देखिए। सबसे पहले तो गौहर को मैंने शामिल कराया, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मेरा वकील भी रहा है, लेकिन ये उसकी पोजीशन नहीं बनती थी। इस PTI में बहुत सारे सीनियर हैं, उनको मौका देना चाहिए था ताकि पार्टी आगे चले। इमरान खान अपने अलावा किसी और को नहीं मानता, एक बंदा मेंबर ही नहीं, उसका कोई पार्टी से वाबस्तगी नहीं, उसको पार्टी का सर पैर ही नहीं पता, उसको सरबराह बना दिया। फिर जमहूरियत को भूल जाए, साफ सुथरा इलेक्शन भूल जाए।
बैरिस्टर गौहर के साथ अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की सदारत और उमर अयूब को मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बनाने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे लोगों को मुंतखब क्यों किया गया है जो कानून की नज़र में मफरूर और गिरफ्तारियों के डर की वजह से मंजर आम से ही गायब हैं। अब दूसरी तरफ क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों और वहाँ मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में ख्वाजा साद रफ़ीक सदर के लिए खड़े हों और वो फिर पार्टी में भी रह सकें, या चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मुकाबले में कमर जमान कायरा हों और उनके तजुर्बे समेत उनका बोरिया बिस्तर भी फिर गोल ना कर दिया जाए? क्या ऐसे हो सकता है? जून 2023 में मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए तो हमेशा की तरह तमाम मरकज़ी ओहदे शरीफ ख़ानदान में बिला मुकाबला बांटे गए। सिर्फ सेक्रेटरी जनरल का ओहदा शरीफ ख़ानदान से बाहर इस एहसन इकबाल के हिस्से में आया। इससे पहले 2018 में जाएं तो 2018 के इलेक्शंस में भी यही कुछ हुआ था और सज़ा याफ्ता और नाहल होते हुए भी नवाज शरीफ को ताहयात पार्टी कायद बरकरार रखा गया था। उसी तरह 2017 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए तो मरकज़ी ओहदे यानी पार्टी सदारत और चेयरमैनशिप भुट्टो ख़ानदान से बाहर नहीं गई, कभी नहीं गई। ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के दबाव की वजह से, उस प्रेशर की वजह से हर 4 साल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ढोंग रचाना सियासी जमातों की एक सिर्फ मजबूरी बन चुका है। अब आ जाएं बुनियादी सवाल की तरफ कि एक जमहूरी निज़ाम में जब सियासी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है तो ये सिस्टम से खुद कौन सी जमहूरियत का तकाजा करते हैं? बिल्कुल उसी तरह बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन के दबाव में आकर ही सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हुज्जत तमाम की है। मगर ये सवाल भी अपनी जगह कायम है कि अगर क्या PTI सारे प्रोसेस के बारे में इलेक्शन कमीशन को क्या मुतमईन कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो उनकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या वाकई ही उजलत में कराए जाने वाले इलेक्शंस की वजह से PTI को इलेक्शन कमीशन और अदालत में शर्मिंदगी का सामना एक बार फिर से करना पड़ सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी आइन के मुताबिक जमाती इलेक्शन से पहले नेशनल काउंसिल का इंतखाब ज़रूरी था। इस पाबंदी को भी मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोथा साहब आपका। नईम साहब, ये बताइएगा कि पिछले साल जब जून में तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एतराज़ात उठाए गए दस्तावेज़ात की जानिब से, उनको और चाहिए थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने और उनको मुहैया करिए किए, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो था वो मुतमईन नहीं हो सका और फिर 20 दिनों का अब आपको टारगेट दिया गया था। अब आप लोगों ने इलेक्शंस तो करवा लिए, जो प्रोसेस था जल्दी में आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया, लेकिन इतने ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं सियासी जमातों की तरफ से भी, आप लोगों की पार्टी के जो लोग हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन मुतमईन ना हुआ, क्योंकि पिछले साल होने वाले इलेक्शंस में अपने ताईं तो आप लोग मुतमईन कर चुके थे और बकौल आप लोगों के कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बल्ले का निशान आप लोगों को ही मिलेगा, उसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोबारा से इलेक्शंस करवाने पड़े। अगर अब की बार ऐसा दोबारा होता है तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी आप लोगों की? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि इंतखाबात जो है 2022 के अंदर जो आपने ख़ुद फरमाया वो बिल्कुल हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवाए और वहाँ पर तमाम दस्तावेज़ात जो हैं सबमिट करवा दी विद कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो नोटिस दोनों भेजे गए उन दोनों नोटिस के अंदर ये नहीं कहा गया कि आपने जो इंटर पार्टीज इलेक्शन है वो ठीक नहीं करवाए। तो लिहाजा ये इस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन की बदनीति थी कि हमें ये कह देना कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि 8 तारीख वहाँ पर इलेक्शन के लिए मुख्तस थी। और अगर देखा जाए तो स्टेट ने, चाहे वो PDM की हुकूमत हो या निगरान सेटअप हो, उन्होंने मुसलसल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को साइड लाइन करने के लिए और उनके ऊपर मुकदमात बनाने के लिए, और डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला बेशक हो, कोई भी मुकदमा हो, तो वो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला भी सामने आपके है कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की, क्योंकि इस वक्त जो मामला था वो ये था कि इमरान खान साहब की जो नायली थी उसको ख़त्म करने के लिए एक दरख्वास्त दी हुई थी, जो तोशाखाना केस के अंदर फैसला आया था उस ऑर्डर को सस्पेंड करने के लिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स थी
और उसके ऊपर भी आप देख लें कि फ़ैसला महफूज हो गया। अगर ये सारी साइडें देख लें, चाहे यानी कि स्टेट हो, इलेक्शन कमीशन हो या अदालत हो, तो हर एक की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वाज़ह नज़र आया और उन्होंने जो है ये नौबत इस वजह से आई कि ये सारा एक ऐसा रवैया किया गया। अच्छा, अब जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो रह गई हो, क्योंकि हमने पूरा जो प्रोसेस है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसके मुताबिक फॉलो किया है। अगर दूसरी जमातों के इलेक्शन पिछले साल का इलेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही करवाया था, पूरी दस्तावेजात बाद में भी इलेक्शन कमीशन के मांगने पे आप लोगों ने फराहम की थी, सब कुछ किया था। अब अपने ताई तो आप लोग वो भी मुकम्मल किए बैठे थे, अपने ताई तो आप लोग वो भी इलेक्शन साफ और शफाफ थे। मसला जो है अब वो सवाल ये उठ रहा है कि अकबर एस बाबर साहब ने भी सवालात उठाए कि वोटर की कोई इंतखाबी लिस्टें जारी नहीं की गई, बिल्कुल एक सीक्रेट रखा गया मकाम को, जहां इलेक्शंस के लिए वोटिंग का जो भी प्रोसेस था, जो भी आप लोगों का मकाम था। मतलब कि इतना ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन ऐसे मतनाज़े हो गए, इलेक्शन कमीशन से इस पर नोटिस लेने को कहा जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है। अगर एक बार फिर से मतनाज़े हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखें, पहली बात तो ये है कि 1960 से आज तक किसी के इंटर पार्टीज़ इलेक्शन जो हैं उनको मुतनाज़ा नहीं बनाया गया, ये नहीं कहा गया कि आपके ठीक नहीं हो। पहली बात ये पहली दफ़ा जो है पीटीआई के साथ ऐसा सलूक किया गया, लेकिन हमने लीगल जो प्रोसेस था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2022 में भी करवाए थे। और ये इनकी बदनीति है इलेक्शन कमीशन की दीगर बदनीतियों में से, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया कि डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला हो, या उससे पीछे चले जाएँ तो पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन के हवाले से हो, या वफाक में इलेक्शन के हवाले से हो, या दीगर जो पोस्टें हैं इस वक्त PMLN के सारे जो है वो बेशक DPO DCO पटवारी तक ऊपर IG सारे उनके लगे बैठे हैं, या दीगर सूबों में जो है मुख्तलिफ जमातों से, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये एक ऑपरेशन जारी है। दूसरी बात ये की जाए कि जो नोटिफिकेशन निकाले थे या जो इन्होंने इलेक्शन करवाया है PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने, इन दोनों ने ही किसी को एतमाद में नहीं लिया। कोई इन्होंने पहले किसी इलेक्शन कमीशन को या किसी तरह से जो है वो पब्लिक नहीं की चीज़, और इन्होंने हादसाती तौर पर एक सिलेक्शन की, और उस सिलेक्शन के अंदर तब्दीली ये थी कि वहाँ पर बिलावल नज़र आए होंगे आपको, या आपको शहबाज शरीफ साहब नज़र आए होंगे नून लीग में, या आपको मरीम नवाज़ साहबा नज़र आई होंगी। यहाँ पर यह था कि इमरान खान साहब ने मरूसी सियासत को ख़त्म किया। उन्होंने अपने रिश्तेदार को, अपनी किसी बहन को, अपनी वाइफ को, किसी को जो है वो चेयरमैन PTI मुंतखब नहीं किया, बल्कि एक ऐसे शख्स को जिसके ऊपर किसी को इतराज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है खुशाइन तरीके से इस बात को ये बताएं बढ़ा रही है आगे, और सबने मुबारकबाद पेश की है उनको। और बड़ा हमारे दरमियान जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर भी खान साहब के इस फैसले को सब ने एंडोर्स किया और सराहा है। पंजोता साहब, इलेक्शन कमीशन ने जब आप लोगों से पहले इलेक्शंस के बाद, पिछले साल होने वाले इलेक्शन के बाद कहा था कि आप लोगों का जो बल्ले का निशान है वो रहेगा, क्या इलेक्शन कमीशन ने ये तहरीरी तौर पर आप लोगों को यकीन दहानी कराई थी या ज़बानी कलामी कहा था? देखें, ये वर्बल ऑर्डर था और उसके अंदर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपके इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन जो हैं वो ठीक नहीं हुए, और उन्होंने वर्बल ऑर्डर के ज़रिए ये कहा था कि आपका बल्ले का निशान भी होगा, और दूसरे नंबर पर चेयरमैन PTI जो हैं इमरान खान साहब वो आपके चेयरमैन होंगे। लेकिन वो 71 दिन जो है वो फ़ैसला जो है वो महफूज रखा गया। 71 डेज़ के बाद ये फ़ैसला आता है तो उसके अंदर इंटर पार्टीज़ इलेक्शन के हवाले से शर्त रख दी जाती है, जो कि पहले ही हमने ठीक करवाए हुए थे। हमने अपने आइन के मुताबिक करवाए हैं। हमने बिल्कुल वाज़ह तौर पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और इलेक्शन कमीशन को ख़त के ज़रिए, और बड़ा ओपन, और सबको पता है कि हमने डेट मुख्तस की। अभी भी वो सारा रिकॉर्ड जो है मीडिया के ऊपर मौजूद होगा। आप YouTube खोल लें, आप बाकी सोशल मीडिया खोल लें तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को उम्मीद है कि बल्ले का निशान बच जाएगा, और ख़त लिखा है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने उसी ख़त को बुनियाद बनाकर, उसी लेटर को बुनियाद बनाकर KP में IG साहब को और चीफ सेक्रेटरी को हदायत की थी कि इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि बल्ले का निशान बच पाएगा आप लोगों का इस बार? देखिए, बल्ले का निशान बिल्कुल बचना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा काम करता है तो पहले भी गैर आइनी काम किए हैं, खुदारा इलेक्शन कमीशन को चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उनको चाहिए कि आइन की बालादस्ती करें, कानून की हुक्मरानी करें, कौम इंसाफ। वो तो आप लोगों को जवाब मिल चुका है। अगर बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट को तरह से फिर गैर कानूनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा को जो खत लिखा था इमरान खान साहब ने कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें वो मौके नहीं दिए जा रहे, उस पर वो जो एलामिया आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो हैं उन्हें बखूबी इल्म है अपनी आईनी जिम्मेदारियों का।
तो आप फिर कह रहे हैं कि वो आए ना आइन की बालादस्ती को यकीन बनाए। आप लोगों को ये जवाब मिल चुका है कि उन्हें बखूबी इल्म है कि उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो लेटर लिखा गया है, कल भी एक क्रिटिसाइज़ किया गया कि रेफरेंस भेजने वाले ये लोग थे काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़। हमने काजी फायज़ ईसा साहब को नहीं लेटर लिखा, हमने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उसके ऊपर बंदयाल साहब बैठे हों, काजी फायज़ ईसा साहब बैठे हों, हमने उनको लिखा है जो कि आइनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं और तमाम हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके वो सरबराह हैं। तमाम अदालतों से ऊपर अदालत, सुप्रीम अदालत जो है उसका मनसब उन्होंने संभाला हुआ है और उनका ये फ़र्ज़ है कि वो फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन जो है उसके ऊपर हुक्म जारी करें, उसके ऊपर एक्शन लें, उसके ऊपर जो है हदायत जारी करें, इलेक्शन कमीशन को भी जारी करें, तमाम सूबों को जारी करें, वहाँ पर IG, वहाँ पर CM, वहाँ पर जितने कंसर्न्स लोग हैं उनको हदायत जारी करें कि जो बेगुनाह लोग अगवा किए जाते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, मीडिया के ऊपर पाबंदी है, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इसका जवाब आप लोगों को मिल चुका है। मजबूर करके लिए जा रहे हैं लोगों को। देखें, जवाब अगर वो ये कहने कि वो आइनी जिम्मेदारियों से जो है वो बिल्कुल वाकिफ़ हैं, तो वाकिफ़ अगर होते तो हमें लेटर लिखने की ज़रूरत ना पड़ती। अगर वो इसके ऊपर एक्शन लेते तो 184 की हमने जो पटिशन दायर की है फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन की, उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस इतराज़ ना लगाता बल्कि वो फिक्स करके हदायत जारी की थी। अगर वो देखते होते तो वो देखते कि किस तरह से हमारे जो है हमारे भाइयों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे मुल्क के अंदर जो पोलिटिकल लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, ख़वातीन हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, उनके घरों में जिस तरह से छापे मारे जा रहे हैं, उनको घरों से वो सोए हुए होते हैं और वहाँ से उन्हें उठा लिया जाता है। एक मुकदमे में बेल होती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी 3 MPO आ जाता है, कभी कोई एंटी करप्शन का पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर उनको पता हैं तो फिर हमें लेटर लिखने की, हमें दरख्वास्त देने की ज़रूरत ना पड़ती और उन्हें चाहिए था कि वो खुद ही इसके ऊपर 100 मोटो ले लेते। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।